वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्फीयर। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ गैस लॉज फॉर क्लास 9th बीइंग सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो हम इसमें गैसियस स्टेटस के बारे में पता करेंगे बच्चों, क्योंकि हमने हमारी प्रीवियस चैप्टर में हमने मैटर एंड उसके 3 पार्ट्स समझे थे, स्टेट्स ऑफ मैटर विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी हम गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये गैस लॉज वेरियस पीपल ने दिए हैं अबाउट गैसेस, उसका स्टेट कैसा होता है। हालांकि ये लोग ऐसे मतलब गैसेस के बारे में अगर आपको समझना है तो आपको गैसियस स्टेट समझना होगा, जहाँ पे कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता है। ओके, नो शेप, नो वॉल्यूम, ठीक है, ये बात हमें समझना ज़रूरी है और कंप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, आई विल बी नॉट एक्सप्लेनिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें जो आपका थ्योरी पार्ट है वही कंप्लीट होगा विद इन 30 to 45 मिनट्स। एंड जो एक्टिविटी टाइम है, अगर आप चाहते हैं कि मैम प्लीज़ आप एक्सप्लेन करें, आई डेफिनेटली एक्सप्लेन देम, बिकॉज आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको है नहीं है, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते वो पार्ट। आई एम श्योर यू माइट हैव द सेम थिंग, राइट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द स्टडी ऑफ गैस लॉज। तो गैसियस स्टेट होता क्या है ये हम समझ चुके हैं इन माई प्रीवियस वीडियो। एंड इसके पास कोई बाउंड्री नहीं होती है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ना ही इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये जहाँ चाहे वहाँ फिरते रहता है, ईजिली कॉम्प्रेस्ड हो जाता है। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना गैसेस में, वो कम होते हैं सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। मतलब अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे हो सकता है। देखो, गैस का एक मॉलिक्यूल इधर होगा तो एक मॉलिक्यूल इधर होगा, तो एक मॉलिक्यूल इधर होगा, एक मॉलिक्यूल इधर होगा। ऐसे इसके मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत छोटे छोटे और जहाँ दिल बोला वहाँ प्रेजेंट होते हैं और बहुत कम नंबर में होते हैं, स्पेस ज़्यादा होती है उनके पास, और इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना ज़्यादा होती है। अब काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको पहले ही कहा, मूवमेंट कंटिन्यूस मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। अब क्या होता है, सॉलिड्स में बिल्कुल मूवमेंट होता ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी बहुत नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड में बहुत ज़्यादा होती है काइनेटिक, मतलब होती है काइनेटिक एनर्जी, गैसेस में तो कुछ ज़्यादा ही होती है, ठीक है। ओके बच्चों, एंड ड्यू टू लार्ज डिस्टेंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम या नेग्लिजिबल होता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ गैसेस के स्टेट्स होते हैं बच्चों, ओके। ये पूरे वन माइंड मैप में सेट हो चुके हैं, लेकिन आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप समझ सकते हैं। मैं आपको इसलिए कहती हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बाद में टाइम मिला तो आप यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दैम। ओके, नाउ वाटर वेपर का पहली बात तो क्या है हमें समझना ज़रूरी है कि रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक वे में मूव नहीं करते, ये लोग डिफरेंट वे में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज नेग्लिजिबल इंटरमॉलिकुलर फोर्स। मॉलिकुलर फोर्स होती नहीं है इसमें, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, ये लोग आसानी से आप ऐसे प्रेस कर सकते हो। कंप्रेसिबल मतलब जैसे आप बलून से खेलते हैं ना बच्चे आजकल, दबा देते हैं ऐसे बलून को, एकदम फुसफुसा कर देते हो, ऐसा होता है बलून, उसे इस तरीके से पुश करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मैंने कह दिया आपको, इसका डिफ्यूजन रेट यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का जो रेट होता है इसका ज़्यादा होता है। एंटायर स्पेस ले लेता है ये कंटेनर की, ठीक है। इसके पास लोएस्ट डेंसिटी होती है, कम डेंसिटी होती है अमंग सॉलिड्स लिक्विड्स, ओके। नो फिक्स्ड शेप, इसका कोई फिक्स शेप होता ही नहीं है। इसमें पार्टिकल्स इतनी मस्त तरीके से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि फ्री स्पेस होती है ना, और ये क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, ठीक है बच्चों। बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ है, हमें 2 लॉज के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। मेन यही 2 लॉ है, जिसमें पहला जो लॉ है बॉयल्स लॉ, ये रिलेशन बता रहा है हमें प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। इसकी स्टेटमेंट क्या बोलते हो, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाए तो जो प्रेशर होता है ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। मतलब मैम समझ में नहीं है, फिर से समझाइए, ओके। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, यानी कि टेम्परेचर बिल्कुल, फॉर एग्जांपल अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। अब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। दिस इज व्हाट द सिंबल इज, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, अब काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं बच्चों एंड देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस। मतलब अगर एक मास ऑफ गैस है उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। वन वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ गैस इज रिड्यूस टू हाफ, पार्टिकल्स भी लेस स्पेस पे होते हैं, हैव लेस स्पेस टू मूव अराउंड। जब वॉल्यूम ही कम हो जाए गैसेस का तो पार्टिकल्स की भी स्पेस कम मिलती है, इसलिए लोग बहुत हल्लू चलते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नंबर ऑफ कोलिजन पार्टिकल्स है वो डबल हो जाते हैं। मतलब कोलिजन पार्टिकल्स कब डबल होते हैं बच्चों, सॉलिड्स में होते हैं, आई एम श्योर, क्योंकि टाइटली पैक्ड होता है ना तो थोड़ा कोलाइजन प्रॉब्लम होता है, लेकिन लिक्विड्स में आराम से कोलाइड करते हैं। कोलाइड मतलब ये जनरेट करते हैं द मॉलिक्यूल्स,
ठीक है। जब अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी यानी कि वॉल्यूम कम हो जाए तो हमारे पार्टिकल्स को भी कम स्पेस मिलेंगे फिरने के लिए, तो कोलिजन आसानी से होगा यानी कि धक्का मुक्की। इससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। फिर से बताती हूँ बच्चों, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो एक गिवन मास ऑफ गैस के लिए, उसकी वॉल्यूम हमने सर्टेनली क्या की, आधी कर दी, तो पार्टिकल्स के पास कम जगह होगी। अब अगर कम जगह होगी तो एक दूसरे से धक्का मुक्की होगी, जिससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब धक्का मुक्की होगी तो प्रेशर बढ़ता है ना बच्चों। आप आई एम श्योर मुंबई के मेट्रो स्टेशन पर ले लो, हैदराबाद में तो बहुत कम इस्तेमाल होता है मेट्रो स्टेशन, लेकिन होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा भर जाए किसी दिन ना तो धक्का मुक्की पक्का होती है और एक आध घुसाड़ना ज़रूर लगा के जाता है हमको। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ओके, एंड नाउ मैथमेटिकली हम इसे अगर समझेंगे तो हमारा कांस्टेंट है टी। तो अभी मैंने आपको कहा जब अगर पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ये कुछ फॉर्मूला होगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है हमारा, K1, किसका, बॉयल्स लॉ का। ठीक है, अब ये कुछ इक्वेशन बनी, P इज इक्वल्स टू K1 1/V। अब हमने क्या किया, PV इधर कर दी, K1 को इधर कर दिया, विच मीन्स PV इज इक्वल्स टू K1 कर दिया हमने। ठीक है, अब ये हमारी कुछ इक्वेशन है। अब ये जो अबव इक्वेशन है जो हमने अभी देखी है, इट इज फाउंड दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट। जब अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो पक्का हमारा वॉल्यूम और गैस कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन एट अ कंडीशन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास हो उस चीज़ का, उस सब्सटेंस का फिक्स्ड अमाउंट हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर हमारे कॉन्सेप्ट से। जो वैल्यू ऑफ K1 है ये डिपेंड करती है कितना अमाउंट ऑफ गैस है, क्या टेम्परेचर है, क्या यूनिट ऑफ P और V है। ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, T1 T2 T3, जहाँ पे हमारा जो T3 कर्व है इट इज़ मोर देन दैट ऑफ T2 एंड T1। ओके, एंड देन जब हमारा P वर्सेस V ग्राफ होगा तो इस तरीके से होगा। जब हमारा P वर्सेस 1/V ग्राफ होगा तो इस तरीके से हो गया। मतलब हर एक लाइन आइसोथर्म है यानी कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो हमारा ये कुछ स्ट्रक्चर होगा एट P वर्सेस V। जब हमारा अगर P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम देन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, T3 T2 T1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज अगर हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है तो V1 का होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस एट प्रेशर P1। तो हम थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं बच्चों, जहाँ पे हम ले रहे हैं V1 एज आवर वॉल्यूम ऑफ गैस, P1 एज आवर फर्स्ट प्रेशर एंड V2 हमारा वॉल्यूम है, सेम गैस का ही वॉल्यूम है लेकिन दो वॉल्यूम्स है, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू डिफरेंट प्रेशर्स। बात समझ में आ रही है बच्चों? आई एम श्योर यू हैव नॉट नोन अबाउट इट। V1 V2 टू डिफरेंट वॉल्यूम्स है, P1 P2 टू डिफरेंट प्रेशर्स है सेम गैस के। ठीक है, देन जो P1 V1 है इज इक्वल्स टू P2 V2 कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा, क्या कहा, प्रेशर और वॉल्यूम कब कांस्टेंट होते हैं, जब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मिल जाए। ठीक है, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P1 बाई P2 यानी कि प्रेशर 1 बाई प्रेशर 2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 2 बाई वॉल्यूम 1। अब हमने V2 V1 क्यों रखा, V1 V2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा अगर हम V1 बाई V2 लिखेंगे। V2 बाई V1 मैथमेटिकली करेक्ट है। अब डेंसिटी और प्रेशर के बीच में क्या रिश्ता है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, यह दिख ही रहा होगा आपको, ये हमारा कुछ इक्वेशंस है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम, जहाँ पे अब हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, V को हम क्या लिख सकते हैं, K1 लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। ठीक है, K1 एंड विथ ब्रैकेट्स बीइंग P। अब P का फॉर्मूला क्या है बच्चों, K1 1/V। ठीक है, अब K1 1/V है तो हमने क्या किया, V की जगह हमने K1P लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, D इज इक्वल्स टू KP लिख देंगे, विच मीन्स डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। अब आप बोलेंगे भाई मास कहाँ गया, मास गायब हो गया बच्चों, मास की ज़रूरत नहीं है अभी हमें। जब हम प्रेशर, हम किसका रिलेशन ढूंढ रहे हैं इधर, डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशन ढूंढ रहे हैं, तो हमने मास को असाइड कर दिया और इस चीज़ के ऊपर फोकस किया। ठीक है बच्चों, डेंसिटी प्रोपोर्शनल है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के। अब बॉयल्स लॉ की सिग्निफिकेंस क्या था बच्चों, जो माउंटेनर्स से लोग क्या करते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। आजकल भी आप देखते होंगे जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस्तेमाल करते हैं। जो माउंटेनर्स होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स इसलिए कैरी करते हैं क्योंकि जब हम माउंटेन पे उसकी चोटी पे चढ़ते हैं तो जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों,
अब ये एक एग्जांपल आपको समझा देती हूँ, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि रीता के पास 2 सिलेंडर है, एक खाली एक कंप्रेस्ड नाइट्रोजन के साथ एट 25 ATM, यानी कि हमारा जो नाइट्रोजन है इट इज़ 25 ATM विच मीन्स ये P1 है हमारा। ठीक है बच्चों, हमारा ये P1 है। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द गैस इनटू 2 सिलेंडर्स। टू डू सो शी कनेक्ट्स द 2 सिलेंडर्स, यानी कि अब इसे 2 डिफरेंट सिलेंडर्स में से डिवाइड करना है, तो ये 2 सिलेंडर्स को कनेक्ट करती है। जो वॉल्यूम है सिलेंडर की ये 50 लीटर है, जो फिल्ड वाला है उसकी 50 लीटर है, जो एम्प्टी वाला है उसकी 80 लीटर, यानी कि V1 V2 हमें मिल चुका है। V1 हमारा क्या है 50 लीटर्स, V2 हमारा क्या है 80 लीटर्स। अब जो प्रेशर है वो क्या है पूछ रहा है। P1 तो हमें दे दिया, अब हमें P2 फाइंड करना ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, फॉर्मूला क्या हमारा P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। जब हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, P1 क्या है हमारा 25 ATM, V1 क्या है 50 लीटर्स, V2 क्या है 50 + 80 विच मीन्स 130 लीटर्स। अब हमने ऐसा क्यों किया, देखो बच्चों एम्प्टी वाले का और फिल्ड वाले का, ये दोनों का जब हम वॉल्यूम निकालना हमें ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को समझने के लिए इट इज़ नॉर्मल व्हेन वी डू इट। अब जो 25 ATM है, अब अभी इसको क्या करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, P1 मतलब 25, V1 मतलब 50 इज इक्वल्स टू P2 इंटू हम क्या करेंगे V2 लिख देंगे विच इज़ 130 लीटर्स। जब हम इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे 25 इंटू 50 बाई 130 हमें क्या मिलेगा 9.62 एज द ATM। तो प्रेशर क्या था P2 का विच इज़ 9.62 ATM, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप एक बार चेक कर ले सकते हैं बच्चों मैथमेटिकली से। ओके आगे बढ़ते हैं चार्ल्स लॉ। अब ये रिलेशंस किसके बारे में बता रहे हैं, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। हमें बॉयल्स लॉ में क्या पता चला था, प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन। चार्ल्स लॉ में हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बता रहा है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, जब अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अब किस बेसिस पे बोल रहे हैं भाई, ये काइनेटिक थ्योरी। अब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ा विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। ठीक है, अब जब टेम्परेचर बढ़ा एट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने भी कहा जैसे कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो जो इंटेंसिटी ऑफ कोलिजन है ये भी बढ़ेगी, इससे वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। और अब हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है K2। अब K2 किस चीज़ पे डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ द गैस, क्या प्रेशर है गैस का, क्या अमाउंट है गैस का, क्या यूनिट हमारे वॉल्यूम का। ग्राफिकली आप देख सकते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन बच्चों, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन वाला होता है एंड इसका इंटरसेप्शन ऑन जीरो वॉल्यूम एट 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हर एक लाइन आइसोबार कही जाती है। प्रीवियस वाले को हमने क्या कहा बच्चों, हर एक लाइन को हम उसकी क्या कहते थे, आइसोथर्म। अब इसका अगर हम डेरिवेशन देखें बच्चों, तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज किससे होगा, 1/20 273.15 से इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, ओरिजिनल वॉल्यूम से ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, 1/273.15। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे वी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम वॉल्यूम जो होगा सेम गैस का एट T डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हमें पता नहीं है ना V1 V0 V1 है इसमें बच्चों। अब हम इसका अगर फॉर्मूला निकाले क्लियरली, इसमें आपको समझ में आएगा कि बोल क्या रही है मैम। तो VT इज इक्वल्स टू V0 प्लस T बाई 273.15 V0। V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। VT क्या हमारा वॉल्यूम, जो कि सेम गैस का है लेकिन T डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका हमें पता नहीं है क्या वॉल्यूम है इसका। ठीक है बच्चों, अब जब हमने इसे अरेंज किया तो हमने क्या देखा, VT इज इक्वल्स टू V0 और हमने इसे लिखा क्या 1 + T बाई 273.15, क्योंकि हमने V0 को कॉमन ले लिया था। जब हम V0 को कॉमन ले सकते हैं तो हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं इसे। ठीक है बच्चों, अब हम 1 को 273.15 भी लिख सकते हैं, तो 273.15 प्लस T बाई 273.15 इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ल्स लॉ। अब अगर हम केल्विन टेम्परेचर स्केल के अकॉर्डिंग देखें तो T इज इक्वल टू 273.15 प्लस T, विच मीन T0 क्या है हमारा 273.15 हो जाएगा। अब जो हमें इक्वेशन मिली थी V1 इज इक्वल्स टू V0 T1 T0, जो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली थी राइट, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन VT इज इक्वल्स टू V0 273.15 प्लस T 273.15, ये हमारा फर्स्ट था। अब इससे जब हमने रीअरेंज किया, जहाँ पे हम लिख रहे हैं T1 और T0 दोनों की 273.15 है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई V1 बाई V0 T1 बाई T0 VT बाई V0 T1 बाई T0। ठीक है बच्चों, हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं V2 बाई V1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1।
ओके, या V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, जहाँ पे V/T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के साथ हम लेंगे इसे, तो V इज इक्वल्स टू K2T। ये हमारा है चार्ल्स लॉ। अब सिग्निफिकेंस क्या है, जब हम एयर भरते हैं बलून्स में मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस के लिए, ये एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, हम इसमें हमें पहली क्या वैल्यू दी गई है ये पढ़ते हैं, हम पहले सवाल समझ लेते हैं। जहाँ पे जब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए 5 लीटर ऑफ अ गैस बाय 40% बढ़ रहा है हमारा वॉल्यूम और 5 लीटर ऑफ गैस का, ठीक है, प्रेशर लेकिन चेंज नहीं हो रहा। अब क्या टेम्परेचर इस्तेमाल होगा कि जो गैस है ये हीट हो सके, और इसका इनिशियल टेम्परेचर है 298 के, तो हमें क्या क्या मिल गया बच्चों, T1। ओके बच्चों, एंड हमें वॉल्यूम भी मिल गया। ठीक है, अभी हम इसे कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, जो डिजायर्ड इंक्रीज था वो 40% था 5 लीटर का, जिसे हम 40/100 इंटू 5 लीटर्स लिख सकते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन विल गेट T2 लीटर्स। अब वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हमारा, 1 मिनट बच्चों, हाँ, देयरफॉर फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा हमारा, 5 + 2 = 7 लीटर्स। अब हम चार्ल्स लॉ लगाएंगे, V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, जहाँ पे हमारा V1 क्या है 5 लीटर्स, T1 क्या है 298 के, और V2 क्या है 7 लीटर्स। अब हमें फाइंड क्या करना है, T2। अब हम जब इक्वेशन में सब लिखेंगे और अरेंज करेंगे तो हमें 7 लीटर्स इंटू 298 के 5 लीटर्स T2 हमें देखना है। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे विल गेट द आंसर एज 417.2 के। अब कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं बच्चों। ये आपको 24 पेजेस से दिखा रहा है बच्चों, डोंट वरी अबाउट इट, इट इज़ नॉट ऑफ 24 पेजेस, इट इज़ जस्ट शोइंग लाइक 24 पेपर्स का है वो, लेकिन है नहीं वो। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट हाँ थोड़ा सा ये एक्सपांडेड फॉर्म में विथ सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर का गैस जो फ्रीक्वेंटली वेरी करता है, सेम नहीं होता। टेम्परेचर एंड प्रेशर एक गैस का कभी भी सेम नहीं होता, इसलिए हम एक स्टैंडर्ड प्रेशर लेते हैं, मतलब एक परफेक्ट क्वांटिटी लेते हैं जो है ना हम इस्तेमाल कर सकें हमारे कैलकुलेशंस में। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमने चूज़ किए 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 के फॉर टेम्परेचर, 1 ATM या फिर 760 mm ऑफ Hg फॉर प्रेशर। इससे हम क्या कहते हैं, STP, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बच्चों, डिफ्यूजन मतलब द रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन्स ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन्स ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। आई थिंक इन माई प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड लोअर टू हायर, सॉरी हायर टू लोअर इट इज, और आई थिंक आई टोल्ड हायर टू लोअर, आई डोंट रिमेंबर। ठीक है बच्चों, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। अब ये अगर इस सिचुएशन पे होता है जब अगर गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना हो। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के स्क्वायर रूट से, यानी कि डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बच्चों, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हमारा ग्राम्स लॉ है। ये इसका इक्वेशन है जहाँ पे हम ये कह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। ठीक है, आर क्या हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन, डी क्या हमारा डेंसिटी ऑफ गैस, कि है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब हम रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन डिफ्यूजन एंड मास, जहाँ पे हमारा कुछ फॉर्मूला मिला है हमें, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू के √V/m, यानी कि वॉल्यूम बाय मास। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर के एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके हम आइडेंटिटी या फिर कॉम्पोजिशन में हम कोई हाथापाई नहीं कर रहे हैं, बस इसे मेजर और ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि कलर होता है, ओडर होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे केमिकल चेंज होता है, जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस दूसरे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के साथ। और भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे कि इनकी मास, वॉल्यूम, एरिया। अब क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, मास, वॉल्यूम, टाइम, साइज, डेंसिटी, टेम्परेचर, हम जिसे क्वांटिटेटिव कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ को मेजर किस तरीके से करते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से। 3 सिस्टम्स थे बच्चों, इंग्लिश सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम बेसिकली ये इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जहाँ पे हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी कुछ सिंपल से बच्चों प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके ओके, नेक्स्ट इज नेम ऑफ SI यूनिट, यानी कि इसका SI यूनिट क्या है। आई एम श्योर आपने पढ़ा ही होगा, बहुत बार इसके ताल्लुक से आता था।
ओके, लेंथ का हमारा ऐसा यूनिट क्या है मीटर, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होगा, टेम्परेचर का केल्विन होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होगा और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होगा। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेफिनेशन क्या होते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ जो होती है वो मीटर्स होती है, राइट बच्चों। अब जो मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ जहाँ पे हम ट्रैवल करते हैं बाय लाइट एंड वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स। तो इतने सेकेंड में जब हम एक टाइम ट्रैवल करेंगे, ठीक है, जब हम एक पाथ को ट्रैवल करेंगे बाय लाइट एंड वैक्यूम, तो हमें कुछ इस तरीके से टाइम इंटरवल मिलेगा। यूनिट ऑफ मास किलोग्राम है, जो कि इक्वल होता है मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप के, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप के इक्वल होता है। हालांकि इस सब की ज़रूरत नहीं है आपको, बट स्टिल पढ़ लेना बच्चों, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है बच्चों, जहाँ पे जो सेकंड का ड्यूरेशन होता है, ये जो सेकंड की ड्यूरेशन में इतने ज़्यादा पीरियड्स ऑफ रेडिएशन होते हैं जो कि करस्पॉन्ड करते हैं टू हाइपरफाइन लेवल्स के ट्रांजिशन स्टेट में। क्या आपको अभी समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप थोड़ा सा सोच लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। जो एम्पियर होता है ये कांस्टेंट करंट है जो दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में मेंटेन्ड होता है विथ इट्स इनफाइनाइट लाइट ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ये कुछ उसका वैल्यू है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी कि केल्विन है, ये इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में इतना होता है इसका। प्लीज़ नोट डाउन द नंबर्स बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक मोल के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में जो कंटेन करते हैं ये एलिमेंट्री एंटिटीज़ होती है। इसमें देयर आटम्स एंड 0.012 ग्राम ऑफ कार्बन 12, इट्स सिंबल इज मोल। तो कार्बन जो हमारा जो एलिमेंट है उसके पास ये वाला 0.012 किलोग्राम होता है मोल। ओके बच्चों, आगे बढ़ते। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला है इसका सोर्स क्या है, ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी देता है विच इज़ 514 to 1012 हर्ट्ज एंड दैट हैज़ अ रेडियंट इंटेंसिटी। इसके पास रेडियंट इंटेंसिटी होती है। हम इसमें प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर इसका -24 हो तो इसे हम योक्टा कहते हैं, -21 हो तो जेप्टो कहते हैं, -18 हो तो एटो कहते हैं, -15 हो तो फेम्टो कहते हैं, -12 हो तो पिको कहते हैं, -9 हो तो नैनो कहते हैं। ओके, एंड देन -6 हो तो माइक्रो, -3 हो तो मिली, -2 हो तो सेंटी, -1 हो तो डेसी, 10 हो तो डेका, 10-2 हो तो हेक्टो, 10-3 हो तो किलो, 10-6 हो तो मेगा, 10-9 हो तो गीगा, 10-12 हो तो टेट्रा एंड 10-15 हो तो पीटा। ये सब होते हैं हमारे कैलकुलेशंस। एंड इवन 10-18 हो तो एक्सा, 10-21 हो तो जेटा एंड 10-24 हो तो योटा। अब मास और वेट क्या होता है, देखिए मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर जो एक ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है। वेट मतलब जो फोर्स एक्सर्ट होती है ऑब्जेक्ट पे बाय ग्रेविटी, मतलब एक ऑब्जेक्ट में जितना मैटर प्रेजेंट हो उसे मास कहते हैं। अगर ग्रेविटी जो फोर्स एक्सर्ट करती है एक ऑब्जेक्ट पे हम उसे वेट कहते हैं। ये एनालिटिकल बैलेंस के थ्रू मास समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या बच्चों, किलोग्राम, और 1 किलो 1000 ग्राम्स के बराबर होता है विच मीन 10-6। ओके बच्चों, वॉल्यूम क्या है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है एक ऑब्जेक्ट, इसकी यूनिट क्या है, लेंथ। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, M3, इसे हम DM3 भी कहते हैं, L भी कहते हैं। एक DM3 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। ये इसके होते हैं आपको सिलेंडर, पिपेट, ब्यूरेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है बच्चों। डेंसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन होता है हमारा डेंसिटी। ओके बच्चों, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हमारा kgm-3, या हम इसे GCm-3 भी कहते हैं। टेम्परेचर क्या, इसके 3 स्केल्स होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। हम मेनली केल्विन को इसका ऐसा यूनिट कहते हैं। इसके कुछ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टेम्परेचर्स का फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन क्या होता है, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड + 32। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द रिलेशंस बच्चों। केल्विन और जो सेल्सियस स्केल का वो क्या रिलेशन है, सेल्सियस + 273.15। नेगेटिव वैल्यूज़ भी होते हैं टेम्परेचर के सेल्सियस स्केल में, लेकिन फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में कभी भी नहीं होते इसके नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है बच्चों। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके, दिस होल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड इवन दिस एज वेल बच्चों, एंड एज वेल एज दिस, ठीक है। आपने हम श्योर आगे पहले के तो और ले लिए होंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से। दीज आर द एग्जाम्पल्स
ओके, नाउ आइडियल गैस इक्वेशन, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। आइडियल गैस जो ऐसी गैस जो स्ट्रिक्टली फॉलो करे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रो लॉ। इसमें तो था नहीं बच्चों, लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं। जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है ये हम अज्यूम करते हैं कि एब्सेंट होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एक आइडियल गैस के। आइडियल गैस मतलब हमारी इमेजिनरी गैस होती है वो, अंडर अ सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन। जो रियल गैसेस होती हैं ये इन लॉ से ज़्यादा ही फॉलो करती हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, जहाँ पे हमारा आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिससे हम गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम आपने पीछे क्यों नहीं समझा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अवोगाड्रो लॉ इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये आपको था नहीं बच्चों इन प्रीवियसली, अब आया है, लेकिन आप फिर भी एक पॉइंट ऑफ व्यू में याद रख ले सकते हैं ऐसा। नाउ इट इज़ कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, जहाँ पे हम आर की वैल्यू ये लेते हैं, ठीक है। और इसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसे ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास ये रिलेट करता है बिटवीन 4 वेरिएबल्स और एक स्टेट ऑफ गैस को डिस्क्राइब करता है। अब कंबाइंड गैस लॉ के बारे में अगर हम देखें, जो कि अभी हमने पी वी एन आर टी दिखा, इसे हमने इस तरीके से फॉर्म किया है, यानी कि P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू एन आर, फिर हमने P2 V2 बाई T2 इज इक्वल्स टू एन आर। अब ये जब दोनों इक्वेशंस को हमने एक साथ लिखा तो हमने क्या लिखा, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। ये हम एक तरीके से रिलेशन भी कह सकते हैं, और इसी इक्वेशन को हम कंबाइंड गैस लॉ कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते फिर हमारे कॉन्सेप्ट से, डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशन क्या होता है मालूम बच्चों, वो जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, उसी में मास ऑफ गैस एंड एम यानी कि मोलर मास ऑफ गैस को डाल के देखते हैं, जहाँ पे हम पी वी इज इक्वल्स टू एम बाई एम आर टी, एन इज इक्वल्स टू एम बाई एम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एम बाई एम वी कर देते हैं, यानी कि मास एंड वॉल्यूम को एक जगह कर देते हैं, एम एंड वी इज इक्वल्स टू पी बाई आर टी कर देते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज, उसके बाद हम क्या करते हैं, डी बाई एम यानी कि डेंसिटी को लेते हैं, डी इज इक्वल्स टू एम बाई वी होता है बच्चों, जहाँ पे हम एम यानी कि स्मॉल एम बाई वी की जगह पे हम डी लिख देते हैं, विच मीन्स डी बाई एम यानी कि डेंसिटी बाई मोलर मास इज इक्वल्स टू पी आर टी लिख दिया हमने। अब हम इसे मोलर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी गैस कॉन्स्टेंट्स एंड टेम्परेचर बाई प्रेशर भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं कि नहीं। ओके, नाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है बच्चों, ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ये इंडिविजुअल गैसेस एक्सर्ट करते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होता है दो और दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, वो भी एक डेफिनाइट वॉल्यूम में, ये इक्वल होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। अब इंडिविजुअल गैसेस का कुछ पार्शियल प्रेशर होता है, अब वो इक्वल किस चीज़ के कह रहा है कि भाई जब हम टोटल प्रेशर निकालेंगे पूरे गैसेस का, दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, जो कि डेफिनाइट वॉल्यूम में है, ये इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर एक सिंगल गैसेस का। जब हम मीन वैल्यू निकालेंगे ना, सम निकालेंगे, उसके बराबर होगा टोटल प्रेशर जो दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ इक्वेशंस है, जहाँ पे हम पी टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 लेते हैं, ठीक है। पी टोटल मतलब जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होता है मिक्सचर की तरफ से, P1 P2 P3 पार्शियल प्रेशर्स है इंडिविजुअल गैसेस के, ठीक है। पी ड्राई गैस इज इक्वल्स टू पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन, वेयर पी ड्राई गैस इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। पी टोटल यानी कि टोटल प्रेशर और एक्वस टेंशन मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट होता है सैचुरेटेड वाटर वेपर में। तो एक्चुअली इसका क्या है, हमारा डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पी ड्राई गैस इज इक्वल्स टू पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, जहाँ पे अगर हम ये जो हमारा P1 P2 P3 को अगर हम एज N1 RT बाई V ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 में जब हम ये तीनों P लेते हैं, यानी कि जब हम ये जो तीनों प्रेशर्स हमने ऊपर लिए हैं N1 RT बाई V, जब हम ये P टोटल इज इक्वल्स टू लिखेंगे, जहाँ पे हम हमारा N कॉमन ले लेंगे, हम हमारा RT बाई V कॉमन लेके N1 प्लस N2 प्लस N3 करेंगे। अब जब हम इसमें डिवीजन करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे फर्दर, जहाँ पे हम P1 बाई P टोटल इज इक्वल्स टू N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, RTV बाई RTV, P1 बाई P टोटल हमने RTV को हटा दिया और हमने N को लिया है,
ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, n1/n ले लेंगे। ओके बच्चों, n1/n ले लेंगे हम। फिर P1 P टोटल इज इक्वल्स टू x1 ले लेंगे, और हमारा फॉर्मूला क्या होगा, P1 इज इक्वल्स टू x1 P टोटल। अब आप बोलोगे x क्यों ले रहे हो मैम, तो मोल फ्रैक्शन होता है ये गैसेस का। ठीक है बच्चों, ये एक जनरल इक्वेशन है हमें जो मिलती है, सो P1 इज इक्वल्स टू x1 P टोटल, जहाँ पे हमारा Pi इज इक्वल्स टू xi P टोटल। Pi हमारा पार्शियल प्रेशर है ith गैसेस का, एंड xi हमारा मोल फ्रैक्शन होता है ith गैस का। ठीक है बच्चों, आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। आई एम श्योर मैंने आपको 30 मिनट्स के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चों चैप्टर, बस डेरिवेशन ही है इसके बहुत बड़े बड़े, एंड दे आर सो मच टेरेबलाइज्ड। सो प्लीज़ आप लोग इक्वेशंस पे ज़्यादा फोकस करना। अब मैं हर इक्वेशन तो लिख नहीं सकती हूँ ना बच्चों, साथ ही साथ, सो बिकॉज ऑफ इट आई एम नॉट पुटिंग अप। इफ़ यू वांट एनी मोर वीडियोस ऑफ एग्जाम्पल्स एज वेल, जो मैं सॉल्व करी एग्जाम्पल्स, अगर आप चाहते हैं कि मैम आप थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के ताल्लुक से भी एक्सप्लेन करिए ना प्लीज़, तो आई डेफिनेटली एक्सप्लेन दैट एज वेल विद द फॉर्मूलाज। अभी तो मैं आपको थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने में कोशिश कर रही हूँ। ये वन शॉट है बच्चों, इसमें पूरा आपको कंप्लीट हो चुका चैप्टर, एंड इट इज़ सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। यू कैन चेक आउट इवन अदर वीडियोस ऑफ माइन। मैं आपको जब पूरे चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर रहेंगे, मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, ताकि आपको पूरे एक जगह मिल जाए केमिस्ट्री का कंटेंट, फिजिक्स का कंटेंट एंड बायोलॉजी का कंटेंट। अगर आप चाहते हैं कि मैम आप हिस्ट्री सिविक्स भी पढ़ाएं, तो प्लीज़ कमेंट में। अभी तो मैं फ़िलहाल ऐसे स्टेट में नहीं हूँ बच्चों कि मैं आपको हिस्ट्री सिविक्स भी पढ़ाऊँ, बट मेन जो साइंस है जिससे आप लोग बहुत परेशान होते हैं, वो मैं समझा दे रही हूँ आपको। अगर आपको कुछ भी डाउट है, या मैं सही नहीं समझा रही हूँ, या आपको चाहते कि मैं चेंज करूँ, प्लीज़ कमेंट में। आपके पास कमेंट सेक्शन है जो कि हमारा ज़रिया बातचीत का। प्लीज़ 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 कमेंट में, ताकि मुझे पता चले आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, क्या हो रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको। प्लीज़ डू कमेंट मी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों आप लोगों के लिए मैं कंटेंट बना रही हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, notify yourselves, because there is so much content for you guys. I'll be especially putting more and more clear videos in one shot, so don't forget to like share and subscribe बच्चों। बाय, जय हिंद।